Hello, Namaskar. Welcome to Inculcate Learning. So this is back-to-back third video of the day today. Reason एग्जाम आने वाला है तो कभी भी आ सकता है, पता चले फर्स्ट जो एग्जाम हो यूजीसी नेट की तरफ से वो एजुकेशन का ही हो. सो इट्स बेटर टू बी कवर एज मोर एज टॉपिक्स वी कैन. ओके, सो आज के क्वेश्चंस फिर से 61st क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऑन द बेसिस ऑफ, और ये PYQs हैं एजुकेशन यूजीसी नेट के. ऑब्वियसली आपने थंबनेल देख लिया होगा. So on the basis of Flanders Interaction Analysis कैटेगरी यानी कि FIAC, जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने 2 क्वेश्चन उसमें से करवाए थे आपको. यानी सेम पेपर में अगर 3 या 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम टॉपिक से, यानी कि वो एक टॉपिक एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है. सो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज या इंटरेक्शन एनालिसिस मैंने कवर करवा रखा है चैनल पे. कंप्लीट वीडियो उसकी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैं दोबारा से अगर समझाने लगी इसी वीडियो में तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है जी. सो FIAC के बेसिस पे जो 10x10 की ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स होती है, द सेल्स विच इंडिकेट अ सस्टेन्ड लेवल ऑफ वर्बल इंटरचेंज आर नोन एज. तो कंप्लीट जो सेल्स हैं, सारी सेल्स को इंक्लूड किया गया है जो एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ वर्बल इंटरचेंज को शो करती हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं. सो कंटेंट क्रॉस रेशियो, टीचर टॉक रेशियो, प्यूपिल टॉक रेशियो या स्टेडी स्टेट रेशियो. इसका आंसर रहेगा स्टेडी स्टेट रेशियो. अगर हम थोड़ा सा देख लें एक बार तो इंटरप्रिटेशन इंटरेक्शन मैट्रिक्स में जब मैंने ये चीजें करवाई थी कि ये जो है वो 10 कैटेगरीज हैं, और इन 10 कैटेगरीज में से ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा डायरेक्ट या कौन सा इनडायरेक्ट जो है टॉक से कंबाइन है, यानी कि इनडायरेक्ट टॉक से मैटर रखता है. तो ये 4 की 4 कैटेगरीज आप इनडायरेक्ट टॉक में याद रखेंगे. उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो इनडायरेक्ट टॉक का मतलब है, यानी इनडायरेक्ट टॉक है उनमें. ठीक है. सो वो इन 4 में से एक ऑप्शन नहीं था जिसमें उन्होंने ये लेक्चरिंग वगैरह दिया हुआ था, तो वो आंसर हो जाता. ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवाया था. अब वाली वीडियो के अकॉर्डिंग या अब वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो टीचर टॉक रेशियो पूछा गया. अब टीचर टॉक में जो है ये 7 की 7 कैटेगरीज आ गई. सो हम पहली 7 कैटेगरीज में जो मैट्रिक्स में हमारे पास चीजें हैं उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, जो मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, इनटू 100. तो ये क्या रहेगा, टीचर टॉक रेशियो. अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो तो हम सिर्फ पहली 4 कैटेगरीज को ले लेंगे, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं. डायरेक्ट टीचर टॉक रेशियो जिसमें 5, 6, 7 को प्लस कर देंगे, जो फ्रीक्वेंसीज यहां होंगी, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100. प्यूपिल टॉक रेशियो की बात करें तो 8th और 9th में है प्यूपिल टॉक, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100. साइलेंस की अगर बात करें तो ये कैटेगरी 10 थी, यानी इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी 10 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100. इसके बाद आता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को इंक्लूड करके. सो इनडायरेक्ट में 1, 2, 3, 4 है, डायरेक्ट में ये है, तो डिवाइड बाय हो गया ना ये. तो इनडायरेक्ट डिवाइड बाय डायरेक्ट इनटू 100. ठीक है. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का रेशियो निकालते हैं. तो प्योर इनडायरेक्ट और प्योर डायरेक्ट का अगर हम निकालें, सो प्योर इनडायरेक्ट में तो ये फर्स्ट 3 ही है ना. आस्किंग क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो हो रहा है. ठीक है. सो 1, 2, 3. और प्योर डायरेक्ट की अगर हम बात करें सो ये 6 और 7. लेक्चरिंग में एक तरीके से डायरेक्ट नहीं होता, वो बात ही कर रहे होते हैं. तो प्योर क्या है कि आप डायरेक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको, तो वो प्योर डायरेक्ट टॉक हो गई. और ऐसे ही जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भी उनसे बात कर रहे हैं. ठीक है. सो वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 डिवाइड बाय 6 और 7 की फ्रीक्वेंसी इनटू में 100. ऐसे ही अगर हम फर्दर बात करें तो प्यूपिल इनिशिएशन रेशियो PIR, प्यूपिल इनिशिएट कर रहा है. सो प्यूपिल इनिशिएट कौन सी, 9th कैटेगरी में कर रहा है, तो 9th कैटेगरी अपॉन में टोटल ये जो 8th और 9th है इसका इनटू में 100. तो ये प्यूपिल इनिशिएशन हो गया. क्योंकि ये पूरा तो प्यूपिल टॉक रहेगा, प्यूपिल टॉक में से प्यूपिल इनिशिएशन निकालना है ना. तो 9 डिवाइड बाय टोटल नहीं कर रहे हम कैटेगरी कर रहे हैं 8th और 9th का टोटल. स्टेडी स्टेट रेशियो, तो स्टेडी स्टेट में हम टोटल फ्रीक्वेंसीज लेते हैं. टोटल फ्रीक्वेंसीज भी कैसे, 1, 1 की, प्लस में 2, 2, 3, 3, ऐसे पूरा 10, 10 तक. तो सबको ऐड करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके इनटू में 100. तो ये स्टेडी स्टेट रेशियो होगा जिसके बारे में इसमें पूछा गया था. प्यूपिल स्टेडी स्टेट, तो प्यूपिल की क्या है, दोनों ये 8, 8 और 9, 9 है. सो ये 8, 8 और 9, 9 पे जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करके डिवाइड बाय 8 + 9 और इनटू में 100. सो ये प्यूपिल स्टेडी रेशियो हो जाएगा. अगर मैं सिर्फ 4th और 5th को ऐड करके निकालती हूं रेशियो, तो वो हो जाएगा क्रॉस कंटेंट, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट। आपने स्टाफ को रिक्रूट करना है तो, या एक वैकेंसी है आपके पास, आप कैसे जो क्या सीक्वेंस रहेगी। टेस्टिंग कम इंटरव्यू, आप पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट और इंटरव्यू साथ में होगा, फिर जॉब को एनालाइज करेंगे, फिर एडवर्टाइज करेंगे और फिर इश्यू करेंगे अपॉइंटमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट तो पहले आनी चाहिए ना कंपैरेटिवली। फिर है इंटरव्यू, जॉब एनालिसिस। इंटरव्यू भी सबसे पहले नहीं होगा, सबसे पहले होगा जॉब एनालिसिस, कि आप जॉब को एनालाइज करेंगे। उसमें दो पार्ट हम पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन और जॉब का स्पेसिफिकेशन। सो जॉब एनालिसिस करके फिर आप एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि उसमें मेंशन करनी है आपने जॉब एनालिसिस। फिर आप इंटरव्यू लेंगे, फिर उनमें से सिलेक्ट करेंगे और देन आप एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर देंगे। तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो दो सेट है इनमें कुछ एक टर्म्स है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, उनको मिलाना है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जहां लोग अपनी सरकार खुद चलाएं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। डेमोक्रेसी में जहां सबको बोलने का इक्वल राइट हो। और ये सेक्युलरिज्म में क्या होगा, जहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन ना हो स्टेट का। तो ये देखिए, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इट इज नीदर प्रो नॉर अगेंस्ट, मतलब ना रिलीजन के साथ है ना रिलीजन के अगेंस्ट है। तो ये हो जाएगा सेक्युलरिज्म, बी का फर्स्ट। अगर हम बी का फर्स्ट देखें, वैसे तो आंसर इसी से आ गया बट हम बाकी भी देख लेते हैं। सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री। तो यही है हमारी गवर्नमेंट, तो रिपब्लिक हो गया ये, यानी डी का सेकंड। सो ये डी का सेकंड आएगा, ये गड़बड़ है शायद, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी हो गया। पॉलिटिकल आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ एक टर्म्स दी हुई हैं और एक्सप्लेनेशन है उनकी, वो हमें मैच करनी है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सो देखिए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड लीडर्स होंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। और तो देखिए, इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो सेक्युलरिज्म क्या होगा, कोई भी रिलीजन ना हो, जब आप ना रिलीजन के अगेंस्ट हैं ना ही रिलीजन के साथ हैं, तो जब स्टेट का कोई भी रिलीजन ना हो, जो कि इंडिया का है, तो वो सेक्युलरिज्म रहेगा। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी की अगर बात करें, अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री, यानी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करेगा और कौन मैनेज करेगा, लोग। तो ये बी का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। आंसर तो वैसे आ गया बट स्टिल अगर हम देखें, सो रिपब्लिक क्या होगा, नेशन जो है जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लीडर होंगे। और एक बच गया हमारे पास सोशलिज्म, पॉलिटिकल आइडियाज दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली शेयर्ड। तो ये सारी चीजें मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में, सो वो हमें ध्यान रखनी है। और ये सिलेबस में है टॉपिक, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि आप इन सर्विस टीचर्स जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, नहीं इन सर्विस, हाँ जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनके अपडेशन के लिए, नॉलेज अपडेट करने के लिए आप कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं। तो जब आप उस चीज को प्लान करते हैं तो क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो कौन कौन सी रहेंगी। मेकिंग इन सर्विस टीचर लर्निंग सिस्टम्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन। तो जब टीचर को प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे ही इसको इंटीग्रल सिस्टम बना देना चाहिए। फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। एनहेंसिंग फाइनेंशियल बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, फोकस हमारा है टीचर को अपडेट करने पे। इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, या फिर एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर जो है वो सी रहेगा, ए, बी और ई, यानी कि ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। फोकस करना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ये नहीं रहेगा क्योंकि हमें बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय टीचर पे फोकस करना है, उनके एजुकेशन पे फोकस करना है। टाइम पीरियड बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, वो शायद ना भी आए टीचर उस कैंप में जिसमें टाइम पीरियड ज्यादा हो, ठीक है। सो एम्फेसिस रहेगा उनके बिल्डिंग कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ टीचर। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में हम कई सारी थियरीज पढ़ते हैं, उनमें
एक है स्किनर की थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज आर अप्रोप्रिएट। तो स्किनर की थियरी जो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शंस जो है वो ठीक रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग मटेरियल प्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट रेस्पॉन्स करेंगे, इमीडिएट उनको फीडबैक मिल जाएगा। देखा जाए तो यही है आंसर इसका, क्योंकि प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, ये सारी चीजें हम जो है स्किनर की थियरी में नहीं पढ़ते। तो स्किनर की थियरी मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, एक बार देख लीजिएगा, उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो है वो फर्स्ट आंसर जो है वो सही है, क्योंकि स्किनर जो है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट कब होगी? जब आपने कोई लर्निंग मटेरियल दिया या पढ़ाया, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे कि बच्चे का कैसे रिस्पॉन्स है, उसके बेसिस पे उनको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। तो ए जो है वो सही आंसर होगा। स्ट्रेंथ्स ऑफ बिहेवियरिज्म, जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो हमने बहुत सारी लर्निंग थियरीज पढ़ी हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं जैसे पेवलोव की थियरी, स्किनर की थियरी, थॉर्नडाइक की थियरी, सो ये थियरिस्ट जो है ये किस में आते हैं? बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में आते हैं, और बिहेवियरिस्ट थियरिस्ट इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, सो ये पूछा गया है कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ है बिहेवियरिज्म की। सो क्लियर प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं आपको बिहेवियरिज्म से। रियल लाइफ एप्लीकेशन पे ये बेस्ड है। अगर आपने देखा हो तो इन तीनों ने ही रियल लाइफ यानी लोगों के ऊपर, ये जो एनिमल्स थे उनके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, और उसके बेसिस पे उन्होंने चीजें बताई रियल लाइफ में एप्लीकेशन वाली, कि कैसे आप रियल लाइफ में इनको ह्यूमन लाइफ में तब्दील कर सकते हैं। कि अगर हमें रेनफोर्समेंट करना है या स्किनर की जैसे थियरी को हम पढ़ते हैं, तो वो है इट इज टू डिटरमिनिस्टिक। नहीं, ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। डिटरमिनिस्टिक क्या होगा कि जब आप ये बोल रहे हैं कि जो हमने दिया है, जो हमने सिद्धांत दिया है, बस वही सही है, बाकी इधर उधर की चीजें नहीं हो सकती। सो ऐसा नहीं है, ये डिटरमिनिस्टिक नहीं है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच ये भी नहीं है इनका, क्योंकि रिडक्शनिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप कोई भी काम जब सिखा रहे हैं, पार्ट्स में छोटा छोटा करके सिखा रहे हैं, या मतलब डिवाइड कर लेते हैं पार्ट, रिड्यूस कर देते हैं उस पार्ट को पूरा एकदम में बताने की बजाय। सो रिडक्शनिस्ट अप्रोच भी इनका नहीं था। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के ऊपर फोकस जरूर करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी, जिसमें नहीं है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, बी, ई, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब इनसे पूछा गया व्हाट आर द रीजंस ऑफ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ स्टडीज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो दो होते हैं, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, एक कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है। ये पूछना चाह रहे हैं कि हर जगह पे सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट एनालिसिस को इन्वॉल्व किया जाता है, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्टडीज हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजंस हो सकते हैं? तो जो इवेल्युएटर है उसका जो बैकग्राउंड है वो इनएडिक्वेट है, यानी उसको ये जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का, या फिर वो फैमिलियर नहीं है किससे? सीईए से। सो ये तीन रीजंस हो सकते हैं। वेटेज का कोई रीजन नहीं है कि कम वेटेज दी जाती है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में सीईए को, वो अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप कॉस्ट बेनिफिट की बजाय कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करें। ठीक है, सो ए, बी, सी जो है वो सही आंसर रहेगा, यानी ए सही हो जाएगा। The basic competencies needed for an effective teacher education program have to be related to which of the following personality and attitude related domains. So basic competencies की अगर हम बात करें effective teacher education program की, so कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए personality या attitude related चीजें? ठीक है, locus of control, communication, managing, monitoring, self efficacy, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि आप बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट ना करें, ओवर एक्सपेक्ट ना करें उस चीज से कि ये सारा का सारा करवाना है काम एक ही दिन में कराना है, वो नहीं होगा। आप पॉजिटिवली रखिए कि आप अगर अपना बेस्ट देना है, वो वाला एस्पेक्ट। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें इसमें ढूंढना है, सेल्फ एफिकेसी भी इसमें रहेगा और लोकस ऑफ कंट्रोल भी रहेगा। सो मेजर जो है वो ए, ई, एफ रहेंगे। अब ये क्यों रहेंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे के जब आप टीचर प्रोग्राम इन सर्विस या जो भी पोस्ट सर्विस तो आप करवाते हैं वो प्रोग्राम कंडक्ट, तो उस टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए चीजें। एस्टेब्लिशिंग हाई बट अचीवेबल एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसा ना हो कि आप सब कुछ ही एक दिन में प्लान कर लें और वो हो ही ना। सो वो अचीवेबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसी को हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बोल देते हैं। एनकरेजिंग अ लव फॉर लर्निंग, लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को भी सुनना है। बीइंग फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग टू नोवल सिचुएशंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल। एम्पैथी शो करनी है। सेल्फ एफिकेसी मतलब बीइंग कल्चरली सेंसिटिव, कॉन्फिडेंस टू इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म specific actions related to particular teaching task।
सो आपको सेंसिटिव भी रहना है, चाहे वो कॉन्फिडेंस या किसी भी केस में। सो आपको कल्चरल लेवल पे सेंसिटिव रह के और पर्टिकुलर टीचिंग टास्क जो है वो परफॉर्म करना है स्पेसिफिक एक्शंस लेते हुए। एम्बेडिंग एंड एनकरेजिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, और एक पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए बच्चों के लिए। सो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या रहेंगी, इनको सॉफ्ट स्किल भी बोल दिया जाता है। फिर आता है फॉर एड्रेसिंग नीड्स ऑफ लर्नर थ्रू करिकुलम डिजाइन, यानी करिकुलम को डिजाइन करते टाइम आप क्या कर रहे हैं, नीड्स ऑफ लर्नर पे भी फोकस कर रहे हैं। सो कौन कौन सी चीजें जो है वो आप कंसिडरेशन में रखेंगे। फर्स्ट है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्नर, कि लर्नर की डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, कौन सी स्टेज पे वो है फिलहाल। सो ऑब्वियसली करिकुलम डिजाइन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोमिनेंट कास्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम विच लर्नर हेल, सो ये नहीं, हम कास्ट स्ट्रक्चर या इन चीजों से रिलेटेड जो है चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। मोबिलिटी ऑफ लर्नर्स, फैमिली, लर्नर की फैमिली जो है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी हम इतना ध्यान नहीं रखेंगे। हम जो है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में है और उसका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। तो ए, बी और सी नहीं, ई, ए, बी और ई, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ऑफ यूजीसी हैज गिवन रिकमेंडेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सजेस्टिंग सम नीडेड स्टेप्स, तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो इन्होंने पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम, या अपडेट करेंगे रिवीजन के लिए, तो इन्होंने ना सजेशंस दिए थे अपडेशन से रिलेटेड या सब मिलके काम करेंगे उससे रिलेटेड, तो जहां पे वो चीजें दिखी वो पॉजिटिव ही रहेंगी। सो अपडेशन और रिवीजन ऑफ करिकुलम टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एवरी ईयर, यानी आपको करिकुलम में चेंजेस लाने हैं लिमिटेड एक्सटेंट तक, हर साल चेंज करेंगे, और सब्सटेंशियल चेंजेस होने चाहिए जब आप हर 3 साल में कर रहे हैं। तब आप जब 3 साल में कर रहे हैं तब आप पूरे कोर्स में चेंजेस लाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से कम चेंजेस लाएंगे, लेकिन अपडेट हर साल होगा करिकुलम जो है। अपडेशन ऑफ करिकुलम टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ करंट नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो वो जो करंट जैसे होता है ना कि किसी भी बुक का एडिशन आता है कि लेटेस्ट एडिशन है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन करके दिया गया है। एक होता है कि पूरी की पूरी बुक ही आप जो है कंप्लीट बहुत सारा अपडेट, मतलब बहुत ज्यादा अपडेशन होगी, वो सब्सटेंशियल बोल दिया हमने, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक हर साल जो है उसको अपडेट करना अलग होगा। Fresh adherents to be given induction training या curricular transaction and synergies of all faculty members. So curriculum transaction और synergies of all faculty members, यानी सबका मिलके काम करना जो है वो जरूरी है, ये चीज आप उसमें रखे, उन्होंने रेकमेंड की थी। So B, C और E, ये जो है सही आंसर हो जाएगा B। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। 70 क्वेश्चंस हमने इसके भी कवर कर लिए, 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। फिर हमारे 2 क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा कि समझ आ गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।